सारा आकाश, सारी सृष्टि आग के लाल प्रतिबिंब और काले काले धुएं से भरी हुई है। तब वही कहाँ से एक शीतल आत्मा ले आवे, वही कहाँ से आदर्श पुरुष हो जाए, वही कहाँ उस लाल प्रतिज्योति और उस काले धुएं से बचकर जा पहुँचे। और वह अकेला ही उसे नहीं देख रहा, यही हवाना शहर में, उसी सूर्यास्त में, अनेक व्यक्तियों को क्या कुछ दिख रहा है। यहाँ हवाना का वह अंश रहता है जिसे कभी उसका अंश गिना नहीं जाता, किंतु जिस पर उसका अस्तित्व निर्भर करता है। जो हवाना की गरीबी का निकेत है, किंतु जो हवाना की संपत्ति को बनाता है। यहाँ वे पुरुष हैं जो दिन भर मजदूरी करके एक मास में उतना कमा पाते हैं जितना अमेरिकन मजदूर एक घंटे में, जिसके भले के नाम पर इन लोगों को पीसा जा रहा है और जो स्वयं किसी और के लिए पिसेंगे। यहाँ वे औरतें भी हैं जो दिन भर और आधी रात भर सिलाई का काम करती हैं और एक दर्जन कमीजें सीकर 5 आने वेतन पाती हैं, या जो अपने शरीर को बेचकर उसके मूल्य में कुछ आने पैसे और कोई मारक रोग पाकर कृतज्ञ भी हो सकती हैं। यहाँ वे लड़के भी हैं जो अपने माता पिता का पेट भरने, माता पिता के पेट का खालीपन कम करने के लिए वह भी करने को तैयार रहते हैं जिसके विरुद्ध समस्त मानवता चिल्लाती है। वे सब सूर्यास्त को देख नहीं रहे हैं, पर सूर्यास्त उनकी आंखों के आगे है। उन्हें कुछ न कुछ दिखता भी है, उनके पास इतना समय नहीं कि रुककर उसे देखें, उस पर विचार करें, पर उनकी अशांति में सूर्यास्त के प्रति एक भाव जाग रहा है। वही कलुषपूर्ण लाल लाल मैला सा आकाश। उनके मन में ऐसा है जैसे क्रोध की पिघली हुई आग उबल उबल कर बैठ गई हो, ऊपर सतह पर छोड़ गई हो एक धूसार सी, जली बुझी सुलगती सी एक कुड़न की आग। उनके हृदय में भी कुड़न की आग सी उठ रही है। वे समझते हैं उनमें क्रोध की ज्वाला है, पर क्रोध करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और वे हैं निर्बल और अपनी निर्बलता के परिचित। वे कुढ़ ही सकते हैं जैसे कि वे अब तक करते रहे हैं। आज वे जो तैयारी कर रहे हैं वह क्रोध नहीं, वह भी कुड़न की आग ही है। तभी तो वे ऐसे चुप चुप से हैं, यद्यपि वे विद्रोह की तैयारी में हैं, उसी के लिए निकल भी पड़े हैं। उनके प्रतिनिधियों का एक दल जा रहा है महल और फौजी बारकों की ओर, और दूसरा दल चला है विद्रोह के द्रोहियों की तलाश में, पर उनकी प्रेरणा क्रोध नहीं, उनकी प्रेरणा है केवल भूख। उन्हें फौज से सहायता की आशा है, पर वे पुलिस से डर भी रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि पुलिस के जत्थे भी विद्रोहियों की खोज में हैं। और क्योंकि उनके हृदय में डर है, इसीलिए वे सोच भी सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं, भविष्य की ओर उन्मुख भी हो सकते हैं। संध्या बहुत घनी हो गई। कार्मेन मेरिया से पूछ रही थी, बड़ी देर कर दी, कि सेबेस्टियन ने पुकार कर पूछा, अजाम? मेरिया ने कंधे पर से चादर उतार कर रखी और कार्मेन से बोली, ले, देख। कार्मेन व्यग्रता से हड़िया को खोलकर उसके भीतर मोमजामे में लिपटे हुए आभूषणों को निकालकर देखने लगी। सेबेस्टियन ने दबे विस्मय से पूछा, इन्हें कहाँ से ला रही है? मेरिया एक छोटी सी संतुष्ट हंसी हंसी। फिर कार्मेन से बोली, कार्मेन, तू इन्हें ले जाकर सो, हम जरा बातें कर लें। कार्मेन चली गई तो मेरिया ने धीमे स्वर में सेबेस्टियन से पूछा, पर्याप्त होंगे? होने तो चाहिए। तुम्हें मूल्य का कुछ अनुमान है? 500 से तो कहीं ज्यादा के हैं। हाँ, पर आजकल तो बहुत घाटे पर देने पड़ेंगे। और आज तो बहुत ही कम। आज कोई खास बात है? हाँ, पर वह ठहर कर बताऊंगा। तो ये मैं ले जाऊं? मेरिया ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। हाँ, सेबेस्टियन ने समझा, शायद संदेह के कारण हिचकिचा रही है। ऐसी अवस्था में उसने चुप रहना ही उचित समझा। मेरिया बोली, मैं ले आऊं, और भीतर चली गई। वहां से लौट कर आते उसे केवल आभूषण लाने में जितनी देर लगनी चाहिए थी, उससे अधिक लगी। क्योंकि उसे एक बार फिर कार्मेन से पूछना था कि आभूषण देखकर उसकी राय बदल तो नहीं गई, उसे बताना था कि कौन किसका था, उसे और कुछ नहीं तो मिगेल वाला मोती उसके हाथों गले में पहनकर दिखाना भी था, उसके मोती रखने का आग्रह सुनकर उसे टालना भी था, और फिर सब आभूषण दे डालने के लिए प्रसन्न स्वीकृति पर उसे चूमना भी था, और उसके शरारत भरे इस कथन पर कि तुम्हारे मिगेल के लिए तो है, एक हल्का सा मीठा चपत लगाकर तब कहीं बाहर आना था। सेबेस्टियन ने चुपचाप गहने लेकर वस्त्रों में कहीं रख लिए। तब बोला, कोशिश करूंगा आज ही धन का प्रबंध हो जाए। 1-2 अमेरिकन बैंकर हैं जो रात में भी काम करते हैं, बल्कि रात में ही काम करते हैं। हाँ। थोड़ी देर चुप्पी रही।
फिर मेरिया एकाएक बोली, हाँ, यह तो बताओ, वह खास बात क्या थी? अरे, मैं तो भूल ही चला था इतनी जरूरी बात। यहाँ फौजवालों और विद्यार्थियों के साथ मिलकर लोगों ने कल बड़े सवेरे विद्रोह कर देने का निश्चय किया है। कल? अब पिछले निश्चय को 10 ही दिन तो हुए हैं। हाँ, अब भी आशा बहुत है। फौज सारी विद्रोही है, मैकाडो के पक्ष में पुलिस ही होगी। अगर कहीं मारकाट हुई भी तो थोड़ी ही अकस्मात ही कहीं हो जाए, नहीं तो जितनी होगी हवाना शहर के बाहर ही होगी। पर घुड़सवार पुलिस भी तो सशस्त्र है और खुफिया। हाँ, उनसे आशंका है। पर वे हैं कितने? जितने भी हों, देखा जाएगा, कहकर सेबेस्टिन ने विदा मांगी और चला। चलते चलते न जाने क्या सोचकर एकाएक रुक गया और बोला, मेरिया, इन आभूषणों में से कोई एक आध रखना हो तो रख लो। नहीं, जब $500 पूरे होने की आशा नहीं तो क्यों? यदि अधिक मिल सके तब चाहे कोई रख लेना। कौन सा? मेरिया ने इन प्रश्न का उत्तर विधि पर डालते हुए कहा, जो भी हो। पर कोई भी क्यों रखना, जितना धन मिले सब भेज देना। क्या पता उसे अधिक की जरूरत पड़ जाए, ऐसे समय लोभ नहीं करना चाहिए। हाँ, यह बात तो है, कहकर सेबेस्टिन जल्दी से चला गया। मेरिया वहीं खड़ी खड़ी बाहर अंधकार की ओर देखकर कुछ सोचने लगी, कुछ देखने लगी, तभी कार्मेन की आवाज आ रही, सोने नहीं आओगी? उसके ऊपर एक कोमल उदासी छा गई। मेरिया कोहनी टेके एक करवट लेटी हुई थी, किंतु सिर उठाए उसे हथेली पर टेक कर। और कार्मेन उससे चिपटकर उसकी छाती में मुंह छिपाए पड़ी थी। समाचार मेरिया सुन चुकी थी। दोनों ने यह निश्चय कर लिया था कि कल उन्हें क्रांति विद्रोह में मिल जाना होगा, यद्यपि कैसे, क्या करना होगा, यह वे नहीं सोच सकी थीं। और इस निश्चय पर पहुंच जाने के बाद जो विचाररहस्य गर्भित मौन छा गया था, उसी में दोनों पर वह उदासी छा गई थी, न जाने क्यों। कार्मेन देख रही थी क्रांति की विजय का स्वप्न, और उस स्वप्न की भव्यता में उसे एक कपी कपी सी आती थी, एक रोमांच सा होता था, किंतु मेरिया और मिगेल की उस विजय पर छाई हुई छाया और मेरिया का इस समय का घनिष्ठ समीपत्व उसे उदासी के उस नशे में से बाहर नहीं निकलने देता था। मानो मेरिया के शरीर में से, किसी अज्ञात मार्ग से, उसका प्रगाढ़ नैराश्य कार्मेन में प्रविष्ट हो रहा था। क्योंकि मेरिया के हृदय पर नैराश्य की छाया थी, ऐसा नैराश्य जो अपनी सीमा पर पहुंचकर नष्ट हो गया है, भाव नहीं रहा, एक आदत सी हो गई है, और इसलिए स्वयं मेरिया को भी दृश्य नहीं होता। कार्मेन ने किसी गहरी छाया के दबाव का अनुभव करके धीरे से कहा, कुछ गाओ। मेरिया ने दूरस्थ भाव से कहा, आज तो मन नहीं करता कार्मेन। कल सुन लेना। कल तो, कहकर कार्मेन एकाएक चुप हो गई। जिस छाया से वह बच रही थी, वह तनिक और भी गहरी हो गई। बहुत देर बाद कार्मेन एकाएक चौंकी। मेरिया की आंखों से एक आंसू उसके गाल पर गिरा था, एक अकेला, बड़ा सा, गर्म। उसके चौंकते ही मेरिया ने जोर से उसे अपने से चिपटा लिया और बार बार घूंटने लगी। मेरिया का भाव कार्मेन समझ नहीं सकी, किंतु फिर भी यह अतिरेक अच्छा सा लगा। वह मेरिया के मानसिक संसार में प्रविष्ट नहीं हो सकी, किंतु मेरिया के शरीर के इस दबाव का प्रतिदान देने लगी। उस श्रोता की तरह जो किसी कलाकार गायक का गान सुनते हुए स्वयं गाने की क्षमता न रखकर भी अपने को भूलकर गुनगुनाने और ताल देने लगता है। तब न जाने कितनी और देर बाद मेरिया भी बहुत धीमे स्वर में गाने लगी, एक अंग्रेजी कविता का टुकड़ा जो उसने अपने समृद्ध जीवन में कभी सीखा था। Must a little weep, love. Foolish me. And so fall asleep, love. Loved by thee. थोड़ा सा रोऊंगी, भोली मैं, और तब सोऊंगी तेरे प्यार में। और उन्हें इस व्यवहार में लीन देखकर रात चुपके चुपके तीव्र गति से भागने लगी, मानो उन्हें धोखा देने के लिए, मानो ईर्ष्या से। और मेरिया और कार्मेन बार बार चौंकसी जाती और थोड़ी देर बातें कर लेती और फिर चुप हो जाती, और कार्मेन 2-4 झपकियां सो भी लेती। कभी कभी एक आध आंसू गिर जाता तो दोनों ही अपने आंसुभरे हृदयों में सोचती, किसका था? और फिर अपने को छिपाने के लिए बातें करती या आलिंगन करती, और इसी चेष्टा में वही प्रकट हो जाता जो वे छिपा रही थीं। तब वे इसी अतिशय समीपत्व की वेदना से घबराकर आगे देखने लगती, भविष्य की ओर। मेरिया किधर और कार्मेन किधर? उनके पथ विभिन्न थे और प्रतिकूल,
किंतु न जाने जैसे अपने अंत में वे मिल जाते थे, एक खारी बूंद में, एक दबाव में, एक सांस में, एक तपे हुए मौन में, या इन सभी की अनुपस्थिति की शून्यता में। प्रतीक्षा की रातों को प्रतीक्षक का भाव ही लंबी बनाता है, किंतु यदि उनसे वह भी न हो तो वे रातें कैसे कटें, अंतहीन ही न हो जाए। 5 रात में आग फट पड़ी है। चलती हुई पृथ्वी को रौंदते हुए काल के घोड़े दौड़े जा रहे हैं और उनके मुंह से पिघली हुई आग का फेन गिर रहा है, उनके फटेफटे नथनों में से ज्वाला की लपटें निकल रही हैं और कालपुरुष मृत्यु के धुएं में घिरा बैठा है, घोड़ों को ढील देता जा रहा है और शब्दहीन किंतु सदर्प आज्ञापना से कह रहा है, बढ़ो रौंदते चले जाओ। और पृथ्वी की लाली और कालपुरुष के प्रयाण की लाली के साथ उषा के जलते हुए आकाश की लाली मिल रही है। हवाना में विद्रोह हो गया है। उसमें बुद्धि नहीं है, अशांति को कहाँ बुद्धि? उसमें संगठन नहीं है, रिक्तता का कैसा संगठन? उसमें नियंत्रण नहीं है, भूख का क्या नियंत्रण? उसकी कोई प्रगति भी नहीं, विस्फोट की किधर प्रगति? विद्रोह इन सब से परे है। वह मानवता के स्वाभाविक विकास का पथ नहीं, वह उसके अस्वाभाविक संचय के बचाव का साधन है, उसकी बाढ़ का रेचन। वह ज्वार की तरह बढ़ रहा है, उसका घात है। इधर जहां मैकाडो के महल के आगे इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है, जहां महल लूट लिया गया है, जहां महल का सब सामान यथावत पड़ा है, केवल खाद्य पदार्थ लूटे जा रहे हैं और बिखर रहे हैं।